हाँ तो बच्चों, सुप्रभात। आज आपके बीच मैं अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके बीच अरुण श्रीमाली उपस्थित हूँ। लीजिए, हम पहले ये बता दें कि हम चर्चा किस विषय पर करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ विषय सामग्री, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे और एक एक टॉपिक को लेकर के अच्छी तरह समझेंगे। हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि हम जिस चीज़ को बहुत हल्के से लेते हैं छोटी क्लासेस में, उन क्लासेस को बताया नहीं जाता, और जब हम पढ़ते पढ़ते अपर क्लासेस में पहुँचते हैं तो हमारे सामने जब वो चीज़ें आती हैं तब हमें थोड़ी सा लगता है कि हमारे अध्यापकों ने हमारे साथ एक कमी की कि हमें ये चीज़ें नहीं बताई। तो इसलिए मैं शुरुआत करूंगा। आप ये मत सोचिए कि बहुत छोटा टॉपिक उठा करके हमारे बीच आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे से टॉपिक को उठा करके आऊँगा और आप देखेंगे उसमें कि आपको कुछ ना कुछ नई सामग्री मिलेगी और आप अध्ययन करें। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं जहाँ से हमारी हिंदी का शुरुआत होती है, वर्णमाला से। मैं आपसे बताऊं कि वर्णमाला में अगर देखें कि अक्षर कितने होते हैं तो अक्षरों की संख्या, हम याद रखिए कि अक्षरों की संख्या होती है 52। कितनी? 52, यानी 52। और उच्चारण के आधार पर अगर बात करें तो उच्चारण के आधार पर यदि वर्णों की संख्या देखें तो 45 यानी 45 होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपने स्वर तो देखे होंगे, स्वर 13 और 15 में भी गिने जाते हैं। 13 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं 15। हिंदी में जो स्वर होते हैं वो आपके 13 होते हैं। देखिए, अब आपका अयोग वाह, अंग और आहा की बात करें तो इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अयोग वाह। क्या कहा जाता है? अयोग वाह। इसके बाद आपका जब का से चालू होता है तो आप समझिए ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजनों को उनके वर्गों में विभक्त किया गया है। विभक्त कैसे किया गया है हम इसको ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा कि का, खा, गा, घा, अंगा 5 वर्ण यानी सीधे सीधे एक वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब हम इसको याद रखने के लिए हम थोड़ी सा आपको ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। वो ट्रिक है, आपको ये लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, कचट तप। कचट तप, ये ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। कचट तप, और उसके शब्दों को ध्यान रखेंगे, उसके उच्चारण स्थान को ध्यान रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। कत मूदो, कत मूदो। अब कचट तब और कत मूदो को एक्सप्लेन करता हूं मैं, थोड़ी सा आपको बता दूं व्याख्या करके कि कैसे है। तो उच्चारण स्थान ये स्वर है आपका। सबसे पहले कचट तब देखते हैं। का मतलब कावर्ग, चा का मतलब चावर्ग, टा का मतलब टावर्ग, ता का मतलब तावर्ग और पा का मतलब पावर्ग। अब इसके बाद इनका उच्चारण स्थान क्या है? हमने ये उच्चारण स्थान इधर लिखे हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे कत मूंदों से। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज भूल जाइए आप, बिल्कुल इतना ध्यान रखिए कि कत मूंदो। का से कंठ, कत, ता से तालु, मूर्धा, कत मूंदो, दा आपका दंत, और ओ का जो लास्ट में उच्चारण आता है वो आपको बताता है कि ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। अब देख लीजिए, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ। इधर ध्यान रखेंगे कचट तप, और इधर ध्यान रखेंगे कत मूंदो, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इस तरीके से हमने समझा उच्चारण स्थान। यह हमारा था उच्चारण स्थान। अब बात करते हैं, हमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन को ध्यान रखेंगे। 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। क्या? या, रा, ला, वा। इसके बाद उस व्यंजन की बात करें। उस व्यंजन क्या है? उस जिनके ऐसे व्यंजनों को जिनको उच्चारण करने के बाद ऊष्मा, समझिए, यानी गर्मी, मुंह से आपकी ऊष्मा निकले, यानी सा, सा, हा, तीनों सा और हा आपके उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन के लिए आपको ट्रिक बता देते हूँ। अंग्रेजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, अंग्रेजी पढ़ी होगी, तो अंग्रेजी में आपको सीधी सीधी इनकी अंग्रेजी बना लेना है। जिन व्यंजनों को बनाते समय अंग्रेजी में एक
एक वर्ण से, अंग्रेजी के एक वर्ण से, ए बी सी डी से, एक सिंगल से ना बनाया जाए, उसमें 2-3 का प्रयोग हो, समझ जाना कि सीधे सीधे संयुक्त व्यंजन है। जैसे आपका छत्र ज्ञासरा, इसको मैं एग्जाम्पल देकर के आपके सामने बताता हूँ। के एस एच, देखिए का और सा, मतलब सीधे सीधे 2 वर्ण मिलकर के बन रहा है, का और सा। त्रा, टी आर ए, ता और रा। इसके बाद ज्ञा, जी वाई ए। इसके बाद स्रा, एस एच आर ए। इसके बाद आप आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन को ध्यान रखिए, उच्छिप्त क्या होता है? उच्छिप्त को लड़ाई और पढ़ाई से ध्यान रखिए, लड़ाई और पढ़ाई। जो ये है लड़ाई वाला और पढ़ाई वाला, ये 2 आपके किसके अंतर्गत आते हैं? उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब पार्श्विक और लुंठित व्यंजन की भी ध्यान रखना है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो पार्श्विक व्यंजन आपका ला होता है और लुंठित व्यंजन आपका रा होता है। क्या होता है? आपका पार्श्विक व्यंजन ला होता है और लुंठित व्यंजन रा होता है। इसके बाद चलिए अब हम आपको ये बता दें कि अल्प प्राण, महाप्राण और आपका अघोष सघोष, इसमें से कौन कौन से होते हैं? आपके व्यंजन आपने पढ़े। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमने ये सुना नहीं, जानते नहीं, क्योंकि हमारा लेवल जो है वो जूनियर लेवल है। लेकिन बिल्कुल से अच्छी तरह ध्यान रखिए, हमें ये चीज़ें जूनियर में जाननी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जब अपर लेवल पे जाते हैं तो हमें ये पढ़ने में थोड़ा सा स्वयं शर्म महसूस होती है कि हमें बचपन में नहीं पढ़ाया गया। हम बताते हैं, अगर हमें ये इधर ज्ञान होगा तो हम जा कर के उधर बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब हम बताते हैं वर्ग। जब हमने व्यंजन का वर्ग देखा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, मैंने आपसे बताया कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इसमें से देखिए अल्प प्राण कौन कौन कैसे कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, बहुत अच्छी तरह ध्यान दिए, मैं ट्रिक इसमें भी आपको बता देता हूं। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पूरा ट्रिक बेस्ड पढ़ाऊंगा। इसमें ट्रिक देखिए, अल्प गिनिए, 1 2 3, यानी विषम अंक हैं, विषम अंक हैं, ध्यान रखिए। 1 2 3 2 5, यानी 1 3 5। आपके वर्ण के 1 3 5 जो अंक हैं वो सीधे सीधे काय में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और ध्यान रखिए 2 दूनी 4 महाप्राण में, 2 दूनी 4 महाप्राण में, 2 दूनी 4, यानी सीधे दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। देखिए सीधे सीधे। अब का, खा, गा, घा, अंगा, मैं 5 एक का वर्ग ले लेता हूं। का वर्ग में आप समझिए, का वर्ग का अल्प प्राण कौन कौन सा होगा? मैंने बताया गिन के, 1 2 3 और 4 5, मतलब 1 3 5 आपका, यानी का के बाद अब खा जाएगा, दूसरा अंक है, दूसरा अंक है तो बिल्कुल छोड़ देना है। फिर तीसरा आपका गा है, फिर अंगा, यानी का गा अंगा। का वर्ग का का गा अंगा आपका अल्प प्राण कहलाता है। और 2 दूनी 4, यानी दूसरा और चौथा, यानी खा और घा आपका महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे प्रत्येक वर्ग में होता है, प्रत्येक वर्ग का आप स्वयं निकाल सकते हैं, कोशिश करिए। इसके बाद अघोष और सघोष की बात करूं, देखिए यहाँ पर अघोष और सघोष की बात करें तो अघोष और सघोष में आप सीधे सीधे यहाँ देखिए, आघोष सघोष, यहाँ आपका स्वर है, आपका सा घोष। इसमें भी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से समझिए। इसमें ये आपका अघोष शब्द कहाँ से चालू हुआ है? आपका स्वर से चालू हुआ है। सघोष आपका काय से चालू हुआ है? व्यंजन से चालू हुआ है। जब ये स्वर से चालू हुआ है तो ध्यान रखिए कि हमें गिनती के स्वर वाली चीज़ें 1 2 शुरुआत की चीज़ें स्वर होती हैं, तो पहली और दूसरी आपकी अघोष होती है और सघोष तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष होता है। ये ट्रिक आपको याद रखने के लिए है। इस तरीके से हमने आज अध्ययन जो किया वो हमने अध्ययन किया वर्णमाला का, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको अपने कॉपी में नोट करिए और स्क्रीनशॉट के साथ इसको अपने पास रखिए। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं, हमने अभी वर्णमाला देखी, अब वर्णमाला के बाद देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, क्रिया। इनको देखेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा देखो, मैं आपसे सीधी सीधी एक कहानी के माध्यम से संज्ञा से जोड़ता हूँ और उस संज्ञा को आप समझेंगे माइंड में। जैसे किसी बच्चे, एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी के बच्चे का जन्म होता है, आप मोहल्ले में सुनते हैं कि उसके यहाँ लड़का हुआ या लड़की हुई, यानी सीधी सीधी किससे, कौन सी जाति का हुआ? जाति
धर्म जाति से निज जोड़िए, जाति जोड़िए, इसमें जिसका कह रहा हूँ लड़का हुई या लड़की हुई, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा क्या आई? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद कुछ दिनों बाद उसका नामकरण संस्कार होता है, जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब ठीक है। इसके बाद कुछ दिनों बाद वो रोना हंसना ये चालू कर देता है, उसके अंदर भाव प्रकट होने लगते हैं, सीधी सीधी बात जाती है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद कुछ दिनों बाद उसको कुछ चीज़ें पहनाई जाती हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं, कुछ खिलाया पिलाया जाता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य को अच्छी तरह समझिए, द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, इट इज़ मैटर। ध्यान रखिए, द्रव्य आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ तक समझा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद एक और बस्ती है, जब बच्चे चलने फिरने लगता है तो उसको विद्यालय भेज दिया जाता है। विद्यालय में वो जाकर के समूह में बैठता है, बच्चों के बीच में बैठता है, खेलता है, नहीं समूह है, समूहवाचक संज्ञा। जब समूह में एक ग्रुप में बैठता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। इस तरीके से हमने देखा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मेरी इस कहानी को माइंड में याद रखेंगे और इस तरीके से हम संज्ञा की परिभाषा को अगर जानना चाहें तो हम आपसे बता दें कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा क्या? संज्ञा। अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम की बात करें तो सबसे पहले सर्वनाम में पर डेफिनेशन आपको क्या पढ़ रहे हैं उसको बाद में बताता हूँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। पहले हम समझेंगे, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक। आप कौन है? पुरुष हैं। पुरुषवाचक, इसमें सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम में पहला आता है, पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसमें पुरुष में भी स्थिति होगी। सबसे पहले हम अच्छे की बात करें, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं, मैं या हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आता है सबसे बेस्ट जो होता है उत्तम। कौन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आता है सबसे उत्तम। आप किसको मानते हैं संसार में? सबसे उत्तम अगर कोई मानता है तो ये ध्यान रखिए, किसको मानता है? अपने आप को, स्वयं को मानता है। तो मैं और हम आपका बेस्ट यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद मध्यम। अगर आप फिर सामने वाला तुमसे आपसे पूछे कि अब इसके बाद चलिए आपने बता दिया कि सबसे अच्छा मैं हूँ, तो उससे पूछे, फिर आपसे पूछे कि अच्छी के मध्यम वर्ग का बताओ, तो आप वहाँ सीधे सीधे आप मध्यम में कह देंगे तुम। तो ध्यान रखिए कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तुम। इसके बाद आता है निज आपका अन्न में। अब अन्न की बात करें कि अन्न कौन होता है? अन्न में जो दिखाई नहीं दे रहा होगा उसको, यानी वह बे, ये सारी चीजें क्या हैं? आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। अब निज दूसरा है आपका, एक पहला देखा आपने पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ समझते होंगे, निज माने होता है स्वयं, यानी स्वयं जहाँ चीज का वर्णन हो, स्वयं के लिए कोई शब्द हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए ध्यान रखेंगे शब्द निश्चय, जैसे हम कहें कि यह है, वह है, ये हैं, बे हैं, ये निश्चित बता रहे हैं कि ये क्या है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है, कोई अगर शब्द लगा तो सीधे सीधे अनिश्चय है, पता नहीं कि कौन है, सीधे सीधे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। अब इसके बाद आता है अगला पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। जब पहली लाइन का संबंध दूसरे से हो, पहली लाइन का संबंध किससे हो? दूसरे से हो, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे, तैसे, जैसा, तैसा। एक उदाहरण देता हूं सिंपल सा, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर संबंधवाचक पहली लाइन का जैसी करनी, जैसा लगा है, वैसी भरनी, दूसरी लाइन से सीधे संबंध हो जाता है, यानी सीधे सीधे संबंधवाचक हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्नवाचक। जहाँ पर जिन वाक्यों में या जहाँ पर जिन शब्दों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इस तरीके से हमने पढ़ा
क्या, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वहाँ उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं लिंग की। सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। लिंग को समझिए, दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें आप नपुंसकलिंग की ओर ना जाएं, इसमें केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे समझें। ठीक है, बता देता हूँ, इधर लिख के बताता हूँ, आप समझिए थोड़ी सा। स्त्री और पुरुष, आपको दिख रहा है इसके पीछे क्या आ रहा है, स्त्री के पीछे कौन सा स्वर आ रहा है, ई। पुरुष के पीछे कौन सा स्वर आ रहा है, जो अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा, आ। सीधे सीधे समझ जाइए, वाक्य में या कहीं भी प्रयुक्त होता है, अगर ई की मात्रा है तो स्त्रीलिंग है और आ की मात्रा है तो पुल्लिंग है। जैसे आप वाक्य में लेकिन उस शब्द को प्रयोग करेंगे, उस शब्द को मत देखें। जैसे आपसे कोई भी शब्द ऐसा आ सकता है कि वो देखने में तो आप ऐसे आ लगाएंगे, उस शब्द पे जाएंगे तो आ देखेगा, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो सहायक क्रिया है लास्ट में, वो आपको वो इंगित करेगी ई और आ को, ध्यान रखना। जैसे बताता हूँ, लड़की लिख रही है, रही, लड़की को नहीं देखना, क्योंकि मैं लड़की की जगह बालिका कह दूं, बालिका खेल रही है, फिर आप देखेंगे उसमें कि बालिका की सर ने तो कहा था, पीछे देख लेना आ नहीं देखना, उस सेंटेंस में प्रयुक्त करना उस वाक्य को। सेंटेंस के अंत में जो शब्द है, सहायक क्रिया के आगे जो क्रिया है उसमें देखेंगे, क्रिया में देखेंगे, अगर ई आ रहा है या आ रहा है, वहाँ से आप समझ जाएंगे कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। यानी लड़की, बालिका खेल रही है, खेल रही है, यानी सीधी सीधी आपका स्त्रीलिंग। चलिए, ये अभी हमने अध्ययन किया लिंग का। अब अध्ययन करते हैं विशेषण का। चलिए, अब विशेषण की बात करें। विशेषण आपका है गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। वैसे 6, 7, 8 में तो यहीं तक 3 ही बताए जाते हैं। सार्वनामिक की चर्चा कर देता हूँ। सार्वनामिक की इसलिए चर्चा कर देता हूँ क्योंकि सार्वनामिक आज बाद में आप पढ़ेंगे, सार्वनामिक की भी जरूरत होती है। गुणवाचक की बात करें तो गुणवाचक क्या है, गुणवाचक की बात करें, जैसे उसकी गाय काली है, विशेषता बता रहा है सब, काली, क्या काली है। अब काली विशेषता बता रहा है, शब्द बता रहा है काली, यानी गुण भी है उसका, काला होना क्या है, गुण। दूसरा उदाहरण लूँ, जैसे वह ईमानदार है, विशेषता उसका गुण की विशेषता बता रहा है, सीधे सीधे ईमानदार। वह लड़का बहुत बदमाश है, बदमाश है, उसके गुण की विशेषता बता रहा है। विशेषता यानी जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताएं, विशेषण। अब इसके बाद गुणवाचक हो गया, इसके बाद प्रमाणवाचक। प्रमाण को समझिए, माइंड में हमेशा ध्यान रखिए। प्रमाण होता है आपका माप तौल, आपकी लंबाई भी हो सकती है और आपकी वजन भी हो सकता है। माप तौल किसी भी तरीके से प्रमाण आपके अंत उसमें आ सकता है। जैसे 2 किलो शक्कर ले आओ, 2 किलो शब्द है, 2 किलो है, आपका क्या है, प्रमाणवाचक है। इसके बाद संख्यावाचक की बात करें, संख्यावाचक में जरूर समझेंगे। संख्या कहीं भी हो, मुझे लगता है मूलतः संख्या में 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो अनिश्चित होती है, एक निश्चित होती है। संख्याएं मतलब 5 हैं, अगर हमने 5 कह दिया तो कन्फर्म है। बहुत सारी, अब बहुत सारी हैं तो संख्याएं, लेकिन क्या है, अनिश्चित हैं। कितनी बहुत सारी में एग्जाम्पल बता दूं, एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे बहुत सारी में आपका अनिश्चित है। चलिए बताता हूँ। एक दुकानदार अपनी दुकान के लिए वस्तुएं लेने गया, कोई भी वस्तु लेने गया, सपोज दैट वो बिस्कुट के पैकेट लेने गया, ठीक है। तो अब उसके लिए, अब हम लाइन लिखें कि एक दुकानदार अपनी दुकान के लिए बिस्कुट लेने गया। आप बता सकते हैं क्या कि कितनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि दुकानदार की संख्या ज़्यादा हो सकती है, और यदि एक बच्चे के लिए कहें कि बच्चा कितने लेने गया, बच्चा बिस्कुट लेने गया, तो उसमें कम हो सकती है, यानी निश्चित और अनिश्चित की कंडीशन बनती है। ध्यान रखिए यहाँ पर संख्यावाचक। इसके बाद सार्वनामिक में आप ध्यान रखेंगे, ये शब्द ध्यान रखेंगे, यह वह ऐसा वैसा, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
सार्वनामिक विशेषण यह वह ऐसा वैसा। अब बात करते हैं क्रिया की। चलिए क्रिया की ओर। क्रिया किसी भी वर्ग को करना, किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाती है, ये भी सुना होगा। ध्यान रखिए, देखिए अब कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं। अब लेकिन मैं तीसरी की बात करूंगा, पहले हम दो ही समझें। या तो हमारे पास कर्म होगा तब करेंगे, निश्चित है हमारा कर्म कि हमें क्या करना है। यदि हमारा कर्म निश्चित नहीं है, केवल हम कर रहे हैं, तो ऐसी भी कंडीशन बनती है। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक, अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। आ माने ध्यान रखिए, जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है आ और सा की, कहीं भी ध्यान रखिए, चाहे आदेश सदेश हो चाहे अकर्मक सकर्मक हो, ध्यान रखिए सा माने सहत होता है, आ माने नहीं होता है। और इसके बाद पीछे का सेंस लगा लीजिए, आ माने नहीं, कर्मक जिसमें कर्म ना हो, सा कर्मक, सा माने सहत कर्म, कर्म के सहत, ऐसे ही आदेश सदेश में मतलब दिशा ना हो, ऐसे वैसे ही समझिए। तो अकर्मक सकर्मक जिसमें कर्म ना हो, कर्म जैसे वह पढ़ता है, इसमें कर्म क्या है, पढ़ रहा है, लेकिन कर्म क्या है नहीं। लेकिन यदि हम कहें वह किताब पढ़ता है तो इसमें कर्म है। जो एक चीज और ध्यान रखिए, छोटी सी चीज बताता हूं कि जब आप कोई वर्क करें उसका संबंध दो चीजों से पड़ता है, जब उसमें दो चीजों पर भार हो जाए, यहाँ पर दो चीजें हैं, वह और किताब, इनका पढ़ने का भार किस पर है, वह और किताब पर। यहाँ पर देखिए इसमें पढ़ने का भार किस पर है, सिंगल पर है, वह पर है। इसको भी याद करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। इसको देखिए, आ क्या है आपका, आ क्या है आपका स्वर है, सा क्या है व्यंजन है। आ की शुरुआत, स्वर की शुरुआत में होती है और व्यंजन बाद में आता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर शुरुआत में है, यानी एक का डिपेंड करता है, और स्वर के बाद सीधे व्यंजन आता है, यानी दो हो जाते हैं, यानी सकर्मक में भार दो पर पड़ता है। इस तरीके से ये सकर्मक हुआ, वह पढ़ता है, अकर्मक हुआ, वह किताब पढ़ता है, सकर्मक हुआ। इसके बाद एक और आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्या है, यानी किसी के द्वारा कोई वर्क कराया जाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे अरुण द्वारा पढ़ाया गया, इस तरीके से यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। इस तरीके से अगर आप संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण और क्रिया जो हमने पढ़ा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं, हम वाक्य पढ़ेंगे। हिंदी वाक्य की बात कर रहे हैं या अंग्रेजी वाक्य की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं अंग्रेजी से लेकर के जोड़ता हूँ आपको हिंदी को। आपने वाक्य सेंटेंस जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि दो पार्टों में विभक्त होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बिल्कुल सेम याद रखिए कि हम सब्जेक्ट को इसमें कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। वाक्य कोई भी हो, जब हिंदी का हो अंग्रेजी का, दो भागों में विभक्त होता है। पहला भाग होता है सब्जेक्ट, यानी उसको उद्देश्य कहते हैं, दूसरा होता है प्रेडिकेट, यानी उसको विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य में एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे अमित का भाई बाजार गया, अमित का भाई बाजार गया, इसमें अमित का भाई ये आपका सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। और इसके बाद विधेय, बाजार गया, वाक्य पूरा हुआ, ये विधेय हो गया। इसके बाद संरचना, और संरचना की बात कर रहे हैं, संरचना के आधार पर देखें वाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आपका संरचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। और सरल वाक्य की बात करें, मैं उदाहरण देता हूँ, इसमें मुकुल हंसता है, युग पढ़ता है। मुकुल हंसता है, युग पढ़ता है, यानी मुकुल हंस रहा है, सिंपल सा बात। और युग हंस पढ़ता है, यानी सीधी सीधी, ये भी आपका सिंपल, यानी सरल वाक्य है। इसके बाद संयुक्त की बात करें, संयुक्त के लिए आप ध्यान रखेंगे वाक्य में जब और, ये ध्यान रखें इधर, जब दो वाक्यों के बीच में और शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर सीधे सीधे संयुक्त वाक्य होता है। इसी को मैं संयुक्त में तब्दील करूँ, बोल दूँ, मुकुल हंसता है और युग पढ़ता है। मुकुल हंसता है और युग पढ़ता है, ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। अब इसके बाद बात करें मिश्रित की। मिश्रित में बस थोड़ी सा ध्यान रखना, जब और तब, मतलब पहली कंडीशन सेकंड को जन्म दे, वहां पर होता है मिश्रित। जैसे जब मुकुल हंसता है तब युग पढ़ता है, ऐसा यदि वाक्य है तो सीधी सीधी समझ जाइए कि मिश्रित वाक्य, मतलब फर्स्ट वाक्य आपका सेकंड को जन्म दे, कंडीशन
तय करें। अब इसके बाद बात करते हैं छंद की। छंद की बात करें, अब थोड़ी सा लेवल हो सकता है ये छठवीं से ऊपर जाए, लेकिन छठवीं में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम कबीर के दोहे पढ़ाते हैं कक्षा 5 से, हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम बेसिक से जब जानना चाहते हैं, थोड़ी नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज होगा, इसके बाद हम जा कर के पढ़ेंगे, नहीं तो एकदम जब छंद की बात करें, क्योंकि जब हम श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है रामचरितमानस में छंद, तो छंद मैं स्वयं की बता दूं, जब मैं पहुंचा तो मैंने छंद उतना तक जाना था कि छंद उसी को कहते हैं जो रामचरितमानस में लिखे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि दोहा भी छंद है, चौपाई भी छंद है, तो इसलिए समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक जानना जरूरी है। छंद की बात करें, छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब क्या है, मतलब कविता जैसी कोई चीज़ हो तो उसको आप छंद मानिए, गा लेते हो, लय हो, तुक हो, इस छंद के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सम्मात्रक, अर्ध सम्मात्रक और विषम मात्रक। सम्मात्रक, अर्ध सम्मात्रक और विषम मात्रक। सम्मात्रक में ध्यान रखेंगे जिनमें सभी चरणों में, ये ध्यान रखना कि उसके सभी चरणों में सम्मात्रक यानी समान मात्राएं होती हैं, आपका सम्मात्रक कहलाता है। यानी जैसे चौपाई है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आपका आता है रोला, रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। अगला आता है आपका सम्मात्रक में है गीत का, इसमें 26 मात्राएं होती हैं, हर गीत का में 28 होती हैं। इसके बाद अर्ध सम्मात्रक, अर्ध सम्मात्रक में पहला आता है आपका दोहा, दोहा सोरठा। अब इसमें थोड़ी सा ध्यान रखिए, 11, 13, 11 होते तो 24 है, लेकिन जब 2 जोड़ते हैं 13, 11, 11, 13, कैसे ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज आप होंगे यहाँ पर कि सोरठा में 13, 11 है या दोहा में सोरठा 11 है। इसके लिए भी आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक की ओर जाते हैं। यहाँ देखिए, दोहा में आपके केवल 2 वर्णों का प्रयोग है, और सोरठा में कितने का, सोरठा में 3 वर्णों का प्रयोग है, 1, 2, 3। बिल्कुल ध्यान रखिए, जिसमें कम है उसमें ज़्यादा आगे आएगा, और जिसमें ज़्यादा है उसमें कम आगे आएगा। यानी दोहा में आपके 2 वर्ण हैं, यानी 13 आगे आएगा, और सोरठा में 3 वर्ण है, अर्थात 11 आगे आएगा। इस तरीके से 11, 13, 13, 11 याद रखें। याद करते हैं बरबे, बरबे में 12, बरबे, इसको ट्रिक से याद रख लें, बरबे 12। इसके बाद उल्लाला, उल्लाला में 15 और 13, ध्यान रखेंगे, ये 15 और 13 होते हैं। इसके बाद विषम मात्रक की बात करें, विषम मात्रक की बात करें, विषम मात्रक में आपका आता है कुंडलिया और छप्पे। विषम मात्रक कंडीशन क्या होती है, मतलब कुछ में कुछ मात्राएं बता रहा होगा, कुछ में कुछ दूसरी मात्राएं बता रहा होगा, क्योंकि ये 2 इसमें छंद मिलकर के एक छंद का निर्माण होता है, इसलिए इसको विषम मात्रक के नाम से जानते हैं। जैसे कुंडलिया की बात करें, कुंडलिया की बात करें, जैसे कुंडलिया, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहर नदी नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग। ये तो हुआ दोहा, दोहा। अब यहाँ से चालू होता है रोला, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को जा रहे, कह दर धर कबीराय सुनो हो मेरे साथी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। ये रोला है 4 का। अब एक दोहा एक रोला मिलकर के सीधे सीधे निर्माण हो जाता है किसका, कुंडलिया का। इसी प्रकार जैसे मैंने कुंडलिया बताया, इस तरीके से छप्पे में की कंडीशन बनती है। छप्पे में एक रोला और एक उल्लाला मिलकर के एक छप्पे बनता है। एक रोला, रोला में आपके 24 होंगे, उल्लाला में 15-13 होंगे। इस तरीके से एक रोला और एक उल्लाला मिलकर के छप्पे बनता है। ये हमने अध्ययन किया अभी छंद का। अब बात करते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पॉसेसिव वॉइस, वाच आपने उसमें पढ़े होंगे अंग्रेजी में। इससे पूर्व में वीडियो आप इसी चैनल पर अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस में आपको मिली है देखने को, और आपने अब देखिए हिंदी में भी समझ लेते हैं वाच्य क्या है। वाच्य सीधे सीधे समझते, वाच्यों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब जानते हैं कैसे। कर्ता सीधे सीधे समझिए कि कर्ता डिपेंड होता है, पूरा पूरा कर्ता मुख होता है।
कर्म में कर्ममुख होता है, भाव में भाव। भाव क्या है? भाव को समझेंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम यहाँ समझेंगे, कर्ता को समझेंगे। कर्ता क्या है? कर्ता को हम जाने, जब वाक्य लिखा हो, वाक्य में एक प्रश्नवाचक शब्द आपको यूज करना है और उसका उत्तर जो आए वो आपका कर्ता होगा। वाक्य लेता हूँ, हम पत्र लिखेंगे। मैं कौन का प्रयोग करता हूँ? कौन पत्र लिखेगा? हम लिखेंगे। यानी सीधे सीधे कर्ता कौन है? कर्ता प्रधान। कर्ता कौन है? हम। यानी कर्ता प्रधान जब हो तो कर्ता कर्तवाच्य होता है। इसके बाद हमसे पत्र लिखा जाएगा। इसके लिए ध्यान रखें कि किससे, इसमें यूज करेंगे वाक्य में किससे। जब किससे का प्रयोग हो और उत्तर जो हमें मिले वो उत्तर होगा आपका कर्मवाच्य। जैसे हमसे पत्र लिखा जाएगा, यानी किससे पत्र लिखा जाएगा, यानी हमसे पत्र लिखा जाएगा। सीधी सीधी बात है, कर्मवाच्य। बिल्कुल बेटा अच्छी तरह ये चीज़ ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसको भाव की ओर न ले जाएं, क्योंकि इसको कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। अभी विगत टेट में भी एक प्रश्न ऐसा आया था, बच्चे उसमें भाव लिखाए थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाव की बात कर रहे हैं। भाव की जब बात आती है, भाव में असमर्थता व्यक्त की जाती है। इसको माइंड में हमेशा ध्यान रखें। जहाँ पर किसी चीज़ की निगेटिविटी हो, जब आपको लगे कि ये नहीं हो सकता, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे हमसे पत्र नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिए, नहीं आया, नहीं की कंडीशन में ही भाव समझिए। हमसे पत्र लिखा जाएगा, इसको भाव मत समझ जाइए। हमसे पत्र नहीं लिखा जाएगा यानी असमर्थता, मैंने स्पष्ट किया है, असमर्थता जहाँ पर व्यक्त की जाए वहाँ पर सीधे सीधे भाववाच्य होता है। इस तरीके से हमने पढ़ा वाक्य और इसके बाद छंद और वाच्य। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं रस। रस की बात कर रहे हैं। रस में आपको मूलतः 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ मैं आपसे बताऊं, रस ने आपने देखा होगा रस क्या है। नींबू देखा, संतरा देखा, उसको निचोड़ा होगा, उसके बाद उससे निकलता है, गिरता है, उसको हम जनरली रस कहते हैं। कहीं भी जब रस निकले वहाँ आप देखते हैं, रस का टेस्ट भी करते हैं। ऐसी कंडीशन दुनिया की हर चीज़ में रस निकलता है। आपने अभी तक नींबू और संतरा में देखा। मैं आपको दिखाता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ में रस निकलता है। इसके लिए केवल 3 चीज़ ध्यान रखिए, 3 शब्दों को ध्यान रखिए रसों में। रस निकलता है विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। जब 3 चीज़ें आपको पता होंगी, मतलब ये घटना है। मैं आपसे बताता हूँ। मैं रास्ते से जा रहा हूँ, पीछे से एक बहुत बड़ा वाहन आता है, मुझे कुचल देता है और एक व्यक्ति खड़े खड़े देखता है। जब मैं मृत्यु की ओर कुचल करके बर्बाद हो जाता हूँ, मेरी डेड बॉडी को देख करके वो व्यक्ति देखता है कि मैं मर गया, यानी मेरा एक्सीडेंट हुआ। मरा कौन? मैं। देखा किसने? उसने। यानी मैं कौन हुआ? मैं विभाव हुआ, क्योंकि मैं घटना को जन्म दे रहा हूँ। अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव। जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव हुआ। इसके बाद घर में चला गया, उसको भूल गया और 3 वर्ष बाद एक घटना और दोहराती है। वही मेरे जैसी घटना एक दोहराई जाती है और उसको वो घटना देख करके मेरी 3 वर्ष बाद पहले की घटना याद आती है, क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ एक रस था जो स्थायी रूप से बैठा हुआ था। उसको बहुत घटना याद आती है और वो बताता है कि एक अरुण सर थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, ऐसी ऐसी घटना। यानी किस रूप में बैठा था? स्थायी रूप में बैठा था। उसको स्थायी भाव कहते हैं। अब बात करते हैं। अब मैं 9 रस बता दूं कि रस आपके 9 होते हैं जनरली। आपसे बताऊं कि आचार्य भरत मुनि ने जो रसों की चर्चा की है वो 9 की है, नाट्यशास्त्र है। और उसके बाद हम देखते हैं इनको। आपका स्थायी भाव आपको जानना जरूरी है। आपका रस है, ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से लिखे हैं। उनको ट्रिक को याद कर लेना है, आपको पूरे रसों के स्थायी भाव याद हो जाएंगे। ये आपको करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयंकर शांत बना, पोएम के रूप में याद रखेंगे। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयंकर शांत बना, शोक हास्य रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विवश के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से सब रस का स्थायी भाव बना। बच्चों सीधी सीधी बात, मैंने इसमें सभी रसों के नाम, सभी के स्थायी भाव के नाम दिए हैं, याद कर लीजिए। करुण आता है तो करुण का स्थायी भाव शोक। इसके बाद हास्य का स्थायी भाव हास, क्या है? हास। श्रृंगार का स्थायी भाव रति। अब इसके बाद आता है वीर का स्थायी भाव उत्साह।
भयानक का स्थायी भाव भय, शांत का स्थायी भाव निर्वेद, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र का क्रोध, विवश का जुगुप्सा। ये आपके सीधे सीधे स्थायी भाव मैंने बता दिए। और मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, अब बताता हूँ रस की डेफिनेशन क्या है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव मिलकर के, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव मिलकर के किसको, स्थायी भाव को जन्म देते हैं, जिस स्थायी भाव को जन्म देते हैं उसी रस का निर्माण होता है। यदि रति स्थायी भाव को जन्म देते हैं तो श्रृंगार रस का होगा, यदि हास को देते हो हास का होगा, अगर शोक को देते हैं करो। इसी तरीके से डेफिनेशन अपनी लिख लेंगे और उसके उदाहरण याद कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं आपका अलंकार। जैसे मैंने आपको रस बताया था कि रस नींबू में निकलता है। पहले अलंकार की बात करूं, अलंकार का मतलब क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण क्या है, आभूषण ज्वेलर्स आपने देखा होगा। स्त्री को क्यों पहनाते हैं, आपने कभी गौर किया, महिला को क्यों पहनाते हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि उसमें सुंदरता दिखने लगे। सुंदरता दिखाई देने के लिए हम उसको आभूषण से सुसज्जित करते हैं। अब ऐसा ही काव्य में है, काव्य को भी स्त्री मानकर हम उसमें आभूषण का यूज करते हैं, तभी वो सुंदर दिखने का काम करता है। अगर आभूषण नहीं है उसको आभूषणों से विरत रखते हैं तो उसमें सुंदरता दिखाई नहीं देती। अब उसके आभूषण क्या हैं, उसके आभूषणों को मैं आपसे बताता हूँ। दो प्रकार से विभक्त हैं आपके शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार की बात करें, जब शब्दों के माध्यम से उसमें सुसज्जित किया जाए, यानी गहने पहनाए जाएँ, आभूषण पहनाए जाएँ शब्दों के माध्यम से, तो शब्द अलंकार होता है। और अर्थों के माध्यम से अगर उसमें सुंदरता दिखाई जाए यानी आभूषण पहनाया जाए तो अर्थालंकार होता है। अब शब्द अलंकार की बात करें, शब्द अलंकार की बात करें तो शब्द अलंकार आपके तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष की बात करें, अनुप्रास क्या है। अनुप्रास को मैं बहुत अच्छी तरह जनरल एक फिर ट्रैक के माध्यम से और ले जाता हूँ। तुमने अनुप्रास जैसा ऐसा कोई शब्द सुना, च्यवनप्राश सुना होगा, सुना ना। च्यवनप्राश क्या होता है, च्यवनप्राश में जो प्रास शब्द क्यों होता है, गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है, खाया होगा, बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी की बात नहीं करना, मैं गाढ़ा की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। प्रा शब्द है यानी जो वर्ण है उसके गाढ़ापन आ जाता है, बार बार यूज होता है, ध्यान रखिए। यानी वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति माने बार बार आना, ठीक है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। रघुपति में रा है, रघुपति राघव में रा है, राजा में रा है और राम में राजा है, ठीक है। इस तरीके से रा वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी प्रास हो रहा है, च्यवनप्राश जैसा गाढ़ा है कि नहीं, इसलिए अनप्रास है। इसके बाद बात करता हूँ यमक। यमक क्या है, यमक को बता देता हूँ, यमक को बताता हूँ। यमक को समझिए, यमक ये कन्वर्टेड शब्द है, बिगड़ा हुआ शब्द है। इसका शब्द जो है अगर बात करें तो इसका शब्द है युग्म। क्या, युग्म। यमक का मतलब होता है युग्म। युग्म का हिंदी अर्थ होता है जोड़ा। यहां पर मैं बात कर रहा था वर्ण की, यहां पर बात करूंगा शब्द की। जहां पर कोई शब्द जोड़े से प्रयुक्त हो, जोड़े से आए, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे बहुत ज़्यादा आपने उदाहरण सुना होगा आपका, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधकाय, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। क्योंकि कनक, कनक माने सोना, एक का मतलब धतूरा। या तो सोना मिल जाए अतिशयोक्ति में, अधिक मात्रा में, तो आप पागल हो जाओगे, या खा लोगे तो पागल हो जाओगे। चलिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें ये माइंड करने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है कि ये बिल्कुल मत सोचिए कि दोनों साथ ही में जोड़े से आए, जैसे कनक कनकते सौगनी। क्योंकि 99% बच्चे तैयारी करते हैं बड़ी बड़ी क्लासों की, और प्रतियोगी कक्षाओं की तैयारी करने के बाद भी ये नहीं समझ पाते। उनके उदाहरण रखा, जैसे सारंग ने सारंगा हो तो सारंग बोलो आए, और जो सारंग मुक्ते कहे तो सारंग निकस हो जाए। क्योंकि सारंग शब्द जो इसमें है सब अलग अलग हैं, इसमें लगेगा आपको कि जोड़ा नहीं बेटे, नहीं बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सारंग ने सारंगा हो, ये भी जोड़ा है। सारंग बोलो आए, जो सारंग मुक्ते कहे तो सारंग निकस हो जाए। क्योंकि हर सारंग का अर्थ अलग अलग है। जिसमें उसमें सोना और धतूरा था, ऐसे इसमें सारंग ने सारंगा हो। मोर, एक सारंग का अर्थ है मोर। मोर ने, सारंग माने सर्प, सर्प को पकड़ लिया,
और सारंग बोलो आए, तीसरे सारंग का अर्थ है बादल। अब इसमें तीसरा भी आ सकता है, ध्यान रखिए, जोड़े से संबंध आप सीधे दो मत समझिए। सारंग बोलो आए, बादल बोला आ रहा है, यदि बोला आता है बादल, जो सारंग मुक्ते कहे, बादल के बोलने के साथ मोर बोलने लगती है, जो सारंग मुक्ते कहे यदि मोर बोली जाती है तो सारंग मिक्स हो जाए तो क्या होगा, सर्प चला जाएगा। इस तरीके से तो अब बात करते हैं श्लेष। श्लेष मीन्स श्रेष्ठ। इसमें क्या है, एक ही चीज़ है, एक चीज़ों को अलग अलग लोगों के लिए अगर जब समझें, अलग अलग चीज़ों के लिए समझें तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। मैं बुंदेली हूँ, मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बुंदेलखंड से लेकर के देता हूँ, क्योंकि मेरी भाषा को भी एमए में ऐच्छिक विषय में रखा गया है, बुंदेली भाषा को। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक बाघ है, वह हार गया। अब यहाँ पर कंडीशन बनती है, कैसी, श्लेष की। वह हार गया, हार है, एक ही है। अब वो कंडीशन है, हो सकता है खेत वाले हार गया हो, चूंकि हमारे बुंदेलखंड में हार को खेत वाला हार कहते हैं, और दूसरा हार पराजित होने वाला भी है। इसका एक अब आपको सही दिशा में ले जाता हूँ, सही दिशा में इसका उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे शुभ रन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। शुभ रन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। देखिए, शुभ वर्ण के अर्थ अलग अलग बताता हूँ। कवि के लिए अलग होगा, व्यभिचारी के लिए अलग होगा, चोर के लिए अलग होगा। सु माने तो होता है अच्छा, वर्ण माने, कवि के लिए बात करें तो वर्ण माने होगा वर्ण, यानी अच्छा अक्षर कौन तलाशता है, कवि तलाशता है। कौन तलाशता है, कवि तलाशता है। और सुवर्ण, अच्छा रंग कौन तलाशेगा, स्त्रियों को चुराने वाला काली स्त्री को नहीं चुराता, किसको, सुंदर स्त्री को चुराएगा। सुवर्ण अच्छे रंग, वर्ण अच्छे रंग को चुराएगा, व्यभिचारी स्त्रियों को चुराने वाला। इसके बाद चोर की बात करें तो सुवर्ण, इसको ऐसे स्वर्ण लिख दें, स्वर्ण माने सोना। सोना कौन कौन चुराता है, चोर चुराता है। इस तरीके से आपका ये हुआ श्लेष, यानी एक वर्ण को व्यक्ति अलग अलग वर्णों के लिए अगर प्रयोग करें और उसके अर्थ अलग अलग हो जाएं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार की बात करें, जहाँ पर शोभा कैसे बढ़ाई जाए, अर्थ के माध्यम से पढ़ाई जाए, वहाँ पर आपका अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। इसमें मात्र दो शब्दों को याद रखना है, दो शब्दों को याद रखेंगे बिल्कुल, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, यानी दो चीज़ों के बीच की बात होती है, दो चीज़ों की बात, सब में उपमेय उपमान की बात होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि किस में क्या होता है। देखिए, उपमा में क्या होता है, उपमा में समानता होती है, ध्यान रखिए। रूपक में अंतर नहीं होता, रूपक में अंतर नहीं होता, और इसमें संभावना होती है। देखो, उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान के बीच में समानता होती है, मतलब दो चीजों के बीच में समानता प्रकट की जाए, यानी सा, सी, से, सम जैसे शब्दों का प्रयोग हो उदाहरण में, तो सीधे सीधे उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे पीपर पात सरस मंडोला, सरस शब्द है, यानी पीपल के पत्ते के समान मेरा हृदय डोलने लगा। एक उपमेय है, एक उपमान है, समानता प्रकट की जा रही है। रूपक की बात कर रहे हैं, यानी इसमें अंतर नहीं होता। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए, भेद रहित आरोप होता है, अगर लिखा है तो उसका अर्थ होता है अंतर नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेशन आज तक आपने पढ़ी होगी, जहाँ जहाँ वहाँ पर लिखा होता है भेद रहित आरोप होता है। किसमें, उपमेय और उपमान के बीच में, मतलब कोई अंतर नहीं होता। जैसे चरण कमल बंधोहराई, चरणों को सीधे कमल कहा गया है, क्या कहा गया है, चरणों को कमल कहा गया है, यानी सीधे सीधे रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा की बात करें, उत्प्रेक्षा की बात करें तो संभावना होती है। जैसे आपका संभावना, उपमेय और उपमान के बीच में संभावना होती है। जैसे मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात, मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर सुबह हो गया है। ठीक है, मतलब
राधा जी के खड़े होने से पीला जो वस्त्र है उनके पीताम्बर की छाया जब कृष्ण भगवान पर पड़ी, तो ऐसा लिखा है, कवि ने लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पटुश्याम सलोने गात। अब लाइन आती है जहाँ पर उत्प्रेक्षा है कि मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मतलब सीधे सीधे संभावना है, सुबह होने की संभावना है। हम याद करने के लिए ट्रैक रखेंगे याद, जहाँ पर मनु मानो जनु जानो जनो जानो मनु मानो, यदि शब्दों का प्रयोग हो किसी वाक्य में तो सीधे सीधे मान जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद भ्रांतिमान है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, दृष्टांत है, प्रतीप है, अन्वय है, ये भी अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। मैं शॉर्ट में जल्दी बताता हूँ क्योंकि इसका स्टैंडर्ड थोड़ी ऊपर है। और भ्रांतिमान, जब भ्रम की स्थिति हो वहाँ पर भ्रांतिमान होती है। जब अब इन दोनों के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में जब आपका क्या हो, संदेह की स्थिति हो, समझ ना पाए कि क्या न है, तो वहाँ पर संदेह होता है। भ्रांतिमान जैसे भ्रम हो जाए, जैसे संदेह में नारी भी सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी भ्रम। नाक का मोती भ्रम, भ्रांतिमान का बताऊँ, नाक का मोती अधर की क्रांति देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, बीज दारम का समझ कर सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख है। मतलब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी के नाक में लगे हुए बेसर की लाल जो बेसर है उसका रंग देख करके तोता ये समझता है कि ये अनार है या नाक का मोती है। ऐसी कंडीशन जब हो तो आपका भ्रांतिमान है। और जब द्रौपदी की चीरहरण की बात हो, जैसे कंडीशन नारी भी सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, यहाँ पर समझ में नहीं आता, संदेह हो जाता है। ऐसी कंडीशन में संदेह। अतिशयोक्ति बात करें, जब कहीं पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, यानी श्री के भगवान ने नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित में लिखा है कि नरोत्तम दास ने लिखा है कि जैसे ही सुदामा जी घर में आए तो श्री के भगवान देख करके व्याकुल हो जाते हैं और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उन्हें पानी हाथ से नहीं छुआ, नैनन के जल से पग धोए, मतलब इतने आंसू आए कि उनके पैर धुल दिए। यानी सीधी सीधी बात समझ रहे होंगे, क्या है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरीके से ये आप ये दृष्टांत और पृथ्वी अन्वय ये अर्थालंकार का होता है, इसका लेवल ऊपर है। यहीं तक हम देखेंगे ये अलंकार में। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों तद्भव तत्सम और समझ लेते हैं। तद्भव तत्सम क्या है? तद्भव तत्सम आप लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको तद्भव तत्सम क्या है। तत्सम यानी उसके समान। किसके समान बात करें? किसके समान मतलब जिसका जन्म जहाँ से हुआ है। हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। यानी संस्कृत के समान जो आपके शब्द हैं, जो आपके सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव यानी उसके द्वारा बना, यानी इन शब्दों के द्वारा बने बिगड़े शब्द जब जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। इनको वैसे याद ही करना होता है, लेकिन मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि आपका जैसे ये ग्रह है, ग्रह है एक आपका ग्रह शब्द संस्कृत शब्द का है, इसको हिंदी में हम यूज कर लेते हैं कि वह ग्रह गया, वह अपने ग्रह गया, यानी सीधी सीधी बात है। अब इसका जो आपका तद्भव है वो क्या है? घर है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं। मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, इसको पूरा लेकर के आऊँगा और पूरे वीडियो के साथ, लेकिन फिर भी इतना मैंने आपको बताया। और अभी तक इस वीडियो में आपने जो जो पढ़ा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में हमारे विषय से संबंधित कोई भी मन में प्रश्न आता है तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, जिससे हम आने वाले अगले वीडियो में उन प्रश्नों का निदान लेकर के आएँ। साथ ही साथ ये बता दूं कि आपका ये YouTube चैनल अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस आपको हर विषय की रोचक जानकारी, रोचक सामग्री लेकर के आप तक पहुंचा रहा है। साथ साथ भाई साहब द्वारा मेरे गुरुवर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और उनके द्वारा मैथ की जो क्लासेस है आपको लगातार मिलती रहेगी। आप उसका लाभ प्राप्त करते रहेंगे तथा बीच बीच सभी विषय से संबंधित आपको गेस्ट लेक्चर के रूप में आपको सभी विषय की रोचक जानकारियाँ और सामग्री आप तक पहुँचाई जाएगी। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस पर नए हैं
तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे इसी तरीके के नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बीच बीच में प्राप्त होते रहें, तथा मन में आने वाले प्रश्नों को कमेंट से हम तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करें। सहृदय धन्यवाद।